कि अपन सार्थक अंकों में गणितीय संक्रियाओं को देख रहे थे। उन गणितीय संक्रियाओं में जोड़ और बाकी वाला कॉन्सेप्ट अपन ने कर लिया था। उसमें देखा था कि भाग लेने वाली जो राशियां हैं उनमें दशमलव के बाद जितनी जो न्यूनतम संख्या है उसको अपन उसके परिणाम में इंक्लूड कर रहे थे, रिजल्ट में उसको शामिल कर रहे थे। अगर एक संख्या के अंदर एक के अंदर दशमलव के बाद 3 आ रहे हैं और एक में दशमलव के बाद 2 आ रहे हैं तो परिणाम में अपन 2 को ही शामिल उसके अंदर कर रहे थे, ये अपन ने देखा था। इसी तरह से दूसरी जो संक्रिया है जिसको कि अपन जान रहे हैं वो है गुणा और भाग संक्रिया। गुणा वे भाग संक्रिया। देखिए इसका क्या नियम है गुणा भाग का। इसके लिए भी वही नियम अप्लाई होगा जो कि अपन ने जोड़ और बाकी के लिए देखा था। उसमें जिस तरह से अपन ने जो लिखा था कि मिनिमम जो संख्या वाला है उसको अपन शामिल कर रहे थे, तो इसमें भी मिनिमम संख्या वाला काम शामिल करेंगे। लेकिन एक बात फिर ध्यान रहे, अपन ने अभी राउंडिंग ऑफ डिजिट का जो है, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट यानी कि अंकों को पूर्णांकित करना सीखा नहीं है। जस्ट इसके बाद अपन उसे ही सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन कई बार उसको पूर्णांकित करके भी लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम संख्या के रूप में अपन को उसको व्यक्त करना होता है। तो देखिए इसका नियम है क्या, मैं ये लिख सकता हूँ, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम। संख्याओं को गुणा या भाग करने, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम। संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल प्राप्त परिणाम में केवल देखिए संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए। में केवल उतने ही सार्थक अंक, केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए, रहने देना चाहिए। केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। रहने देना चाहिए जितने की, रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली, सबसे कम सार्थक अंकों वाली, जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। जैसे कि सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। तो देखो यही अपने कह रहे हैं, सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। यानी मूल संख्या में जो सबसे कम है यानी कि मिनिमम या न्यूनतम। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से देखें तो शायद ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। देखिए एग्जाम्पल में अपन इसके जो अंक के प्रश्न साथ ही शामिल करते जा रहे हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए जैसे कि अगर मैं इसको गुणा करता हूँ 3.8 इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसको 0.125 से, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल जो आता है वो आ रहा है 0.475।
अब इसको सार्थक अंक के रूप में अगर सही परिणाम के रूप में अपन लिखें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर 2, इसके अंदर 3 सार्थक अंक है, तो अपन को कितनी संख्या तक लेना है, इसे 2 संख्या तक, और इसको राउंड अप भी करेंगे, क्योंकि यहां जिस संख्या को अपन को पूर्णांकित करना होता है उसके बाद की संख्या अगर 5 से अधिक है, गौर करना, मैं पूर्णांकित करने का नियम बता रहा हूं जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाएंगे, जब उसमें अपन पढ़ेंगे, अगर वो 5 से अधिक है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें क्या करते हैं, 1 प्लस अपन कर देंगे। तो देखो यहाँ ये संख्या क्या है, 5 से अधिक है, तो इसे आप लिख सकते हो 0.48, यानी इसका आंसर गुणनफल का ये लिखा जाएगा, ये इसका सार्थक अंक के अकॉर्डिंग होगा। फिर अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन देखें, वो देखें अपन इसका भाग के रूप में। भाग के रूप में ऐसे देखते हैं, मान लिया मेरे को कोई घनत्व ज्ञात करना है, यानी कि घनत्व जो कि एक भौतिक राशि है, इसका मुझे मापन करना है। आपको किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और उस वस्तु का आयतन भी अगर आपको दिया हुआ है, तो आप जानते हैं घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिएगा, अगर मान लिया आपको द्रव्यमान इसमें 4.237 दिया हुआ है, 4.237 ग्राम आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, मापन वाली राशि ले रहा हूं, गौर करना आप, और आपको आयतन दिया हुआ है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको इससे डिवाइड करने पर, यानी भाग देने पर, ये डिजिट मेरे पास आती है 1.6880 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इसे राउंड अप करूंगा, तो आप गौर कीजिए कि पॉइंट के बाद इसमें 2 संख्याएं हैं भाई मेरे पास, तो अगर मैं इसे राउंड अप करता हूं, यानी कि पूर्णांकित करता हूं, तो आप गौर कीजिए ये संख्या बड़ी है, 5 से बड़ी है, यानी कि इसे मैं 1.68 है ना, 1.69, 2 संख्या तक लेना पड़ेगा, इसे मैं 1.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के रूप में व्यक्त कर दूंगा। इस तरह से अपन इसे राउंड अप करके लिख सकते हैं। तो यहां अपन ने देख लिया है गुणा और भाग संख्याओं में सार्थक अंकों को कैसे अपन यूज कर रहे हैं। अब अपन जो नेक्स्ट कंटेंट्स अपन देखेंगे वो है, लास्ट टॉपिक है अपने पास सार्थक अंक का। उसके बाद फिर अपन इस पर आधारित जो क्वेश्चन अपनी बुक में दे रखे हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, गुणा और भाग में अपन ले लिया है, फिर अपन इसको पूर्णांकित करना सीखेंगे, फिर उसके बाद अनिश्चितता वाली टॉपिक को और अपन देखेंगे। राउंड ऑफ ए डिजिट जो है, यानी पूर्णांकित करना, उसके 5 जो है अपन नियमों को जानेंगे। सिंपल से नियम हैं जो कि डिपेंड किस तरह से करेंगे वो देखिएगा, बहुत ही सिंपल नियम है। तो नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। भाई अनिश्चित अंक क्या है, पॉइंट के जो लास्ट की डिजिट आती है वो अनिश्चित अंक होते हैं, उनको अपन कैसे पूर्णांकित करते हैं ये अपन अब सीखते हैं। देखो इसके क्या नियम है, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, ये अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। तो इसमें देखो नंबर 1 पहला नियम क्या है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को अपन को क्या करना है, पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगली संख्या पहला नियम, जिस अंक को
पूर्णांकित करना है, यदि उससे अगली संख्या जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगली संख्या 5 से अधिक हो, संख्या 5 से अधिक हो तो 5 से अधिक हो तो अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगली संख्या क्या हो 5 से अधिक हो तो 5 से अधिक हो तो उससे पहली संख्या में हो तो उससे पहली संख्या में एक जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना, एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान रहे कैसी हो, 5 से अधिक हो। अगर 5 से अधिक है तो उससे पहली संख्या में एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल नियम है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप। जैसे अगर मेरे पास संख्या है 5.87, अब आप देखें कि मुझे इसके अंदर इस 8 को पूर्णांकित करना है। मैंने क्या कहा, जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगली संख्या 8 को मुझे पूर्णांकित करना है, 8 से अगली संख्या कितनी है, 7, वो 5 से क्या है, अधिक हो, तो ये पहली वाली संख्या यानी इस 8 के अंदर जिसको पूर्णांकित करना होता है उसमें क्या कर देंगे अपन, एक जोड़ देंगे। यानी कि इसको पूर्णांकित करने के बाद ये लिखा जाएगा 5.9, क्योंकि 8 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो गए हैं, 9 आ गए। क्लियर है चीज। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और अपन देख लेते हैं। जैसे कि 1.49 में लिखा है, मुझे 4 को पूर्णांकित करना है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगली संख्या 5 से अधिक हो। 4 को मुझे पूर्णांकित करना है, इसके अंदर 4 से अधिक संख्या क्या है, 9 है। अब 9 5 से अधिक है, अगली संख्या तो 9 है, लेकिन 9 क्या है, 5 से अधिक है। इसका मतलब 4 के अंदर एक प्लस हो जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा 1.5। यहाँ ये अपने पास इस तरह से अपन ने इनको क्या कर लिया है, पूर्णांकित कर लिया है। पहला नियम कंप्लीट हो गया। नंबर दूसरे नियम की बात करें, जिस अंक को अब की बार 5 से कम ले लेंगे, जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिस अंक को पूर्णांकित करना है यदि उससे अगली संख्या अगली संख्या 5 से कम हो तो, बस यही ध्यान रखना है। संख्या क्या हो, 5 से कम हो तो पहली संख्या को हो तो पहली संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं, यानी जैसा है वैसे ही। तो पहली संख्या को अपरिवर्तित रहने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बताऊं इसका, जैसे कोई भी संख्या लिख लूं, 7.82 है, मुझे अब इसे पूर्णांकित करना है 8 को। तो 8 के बाद वाली उससे अगली जो संख्या है वो 5 से कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि 2 5 से कम होता है। तो ऐसी स्थिति में पहली संख्या को अपरिवर्तित रहने देंगे, यानी कि ये 7.8 ही लिखा आ जाएगा। ये पूर्णांकित करना हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे कि 1.43 है। अब आप देखो 4 को मुझे पूर्णांकित करना है, इसके बाद की संख्या क्या है, 3 है, और 3 5 से कम है, तो ये 1.4 ही लिखा आ जाएगा।
ये लीजिए, ये एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। तो यहाँ अपन ने देखा कि संख्या को पूर्णांकित कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ तो अपन ने 2 केस देखे हैं कि एक केस तो ये देखा है कि 5 से अधिक हो, एक में देखा है 5 से कम हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर संख्या ही अगर मान लो 5 हो तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, इसमें 2 कारकों पर ये मान डिपेंड करेगा। एक तो वो सम संख्या है अथवा विषम संख्या है, इसके आधार पर अपन लिखेंगे। तो देखो 2 नियम तो अपन ने जान लिए हैं, तीसरे और चौथे और 5वें नियम को और अपन जानते हैं। ये नियम आपके अभ्यास से आएंगे, इन नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन हल करते जाएंगे आपको ये नियम ही डाइजेस्ट होते चले जाएंगे। देखिएगा नंबर 3, तीसरा नियम अपन क्या लेंगे, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह अगर 5 है तब देखिएगा क्या होगा। जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है, वह कैसा है भाई, 5 है। अब इसके अंदर भी अलग अलग संख्याएं होंगी। अब देखो जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह क्या है, 5 है। तो इसमें अलग अलग केस बन जाएंगे। कैसे अलग अलग केस बनेंगे, देखो नंबर ए, ये 3 ही नियम है। पहला दूसरा पर नियम पढ़ लिया। तीसरा नियम है, या तो आप उसे तीसरा चौथा 5वां कह दो, या फिर तीसरे नियम के 3 भाग करके लिखते हैं अपन। तो देखो इसके 3 भाग करके लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है। इसके अंदर नंबर ए केस में ले रहा हूं, वह जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है यदि 5 से पूर्व की संख्या विषम है, 5 है, परंतु 5 से पूर्व की संख्या विषम यानी कि ऑर्डर्ड, 5 से पूर्व की संख्या विषम हो, परंतु 5 से पूर्व की संख्या विषम हो तो, अगर 5 से पूर्व की संख्या विषम हो तो तब उसमें 1 जोड़ देते हैं। 1 हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, तब उसमें क्या करेंगे, 1 को अपन जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह क्या है, 5 है। पहले तो 5 से कम और 5 से अधिक की बातें थी। अब यहां पर अपन क्या कह रहे हैं कि वो संख्या पूर्णांक ये क्या 5 है। अब उसकी भी अलग अलग स्थिति हो सकती है, परंतु 5 से पूर्व की संख्या विषम हो तो क्या नियम बनेगा, तो उसमें अपन क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। और अगर ये कैसी हो, सम संख्या हो तो वैसी ही रहती है, तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। एवं सम संख्या यानी कि इवन नंबर, एवं सम संख्या होने पर वैसी ही रहती है। एवं सम संख्या होने पर वैसी ही रहती है। ये लो, अब इसको अपन जाने एग्जाम्पल से। देखो भाई कैसे, जैसे कोई भी संख्या आप चुन लें, जैसे कि मैं कह रहा हूं 1.75 है। अगर मैं ले लेता हूं इसके अंदर 1.75, इसे मुझे पूर्णांकित करना है। देखो क्या संख्या लिए मैंने, 1.75 लिए। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पूर्णांकित किसे करना है, 5। जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह क्या है, 5 है। अब मुझे इस 5 को भैया इसके अंदर क्या करना है, पूर्णांकित करना है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, परंतु 5 से पूर्व की संख्या कैसी है, विषम है। तो उस विषम संख्या में क्या करेंगे अपन, 1 जोड़ देंगे। तो इस 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.8 हो जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ 3.15,
अगर मैंने इसे 3.15 लिया है तो अब आप देखें 5 से पहले की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसे 3.15, अब इसे मैं किस तरह से लिखूँगा वो आप देखिएगा। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, तो उसमें एक जोड़ देते हैं एवं सम संख्या होने पर वैसी ही संख्या रह जाएगी, यानी कि ये जो 3.15 है तो ये 3.15 ही ऐसे कैसे रह जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आप इजीली समझ गए, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है, 5 को पूर्णांकित करना है, परंतु 5 से पूर्व की संख्या विषम हो, संख्या क्या हो, विषम हो। ये 2 बार लिख दिया भाई, ये 1 बार लिखा गया, ये 2 बार लिखा गया। विषम हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं एवं सम संख्या होने पर वो कैसी रहेगी भाई, वैसी ही रहेगी, जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल के रूप में देख लिया है। अब देखो फिर इसी में आगे, जिस अंक को पूर्णांकित करना है शून्य के अलावा, जैसे 3.15 है तो 5 को पूर्णांकित करना है, इससे पहले कि एक तो क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं इसे 3.2 ले लूं, जैसे मैं मान लिया कि मैंने 3.25 के लिया, मुझे 5 को पूर्णांकित करना है, उससे पहले की संख्या क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो मैं इसे अब किस प्रकार से लिखूंगा भाई, इसे 3.2 लिखा जाएगा। एग्जैक्टली ये लो भाई, ये नियम बन गया अपना आप ही। तो यहाँ मेरे पास ये जो 3.25 था ये केवल 3.2 के रूप में ही लिखा गया है। अब देखें भाई, यहाँ तक अपने पास ये पॉइंट क्लियर हो गया है। नंबर बी, अगला जो मैं नियम देख रहा हूँ वो ये है, जिस अंक को पूर्णांकित करना वे 5 है। अगर 5 के पश्चात शून्य आता है तब क्या केस बनेगा, तो देखो वह 5 है परंतु 5 के पश्चात शून्य आता है, तब कैसे क्या करेंगे। तो देखो नंबर बी, परंतु 5 के पश्चात शून्य आता है। तो मैंने क्या कहा, 5 के पश्चात शून्य आता है तो उससे पहली संख्या अपरिवर्तित रहती है, तो उससे पहली संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो उससे पहली संख्या क्या रहती है भैया, अपने पास अपरिवर्तित रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जैसे मैं ले रहा हूं 3.250। अब देखो भैया नियम क्या है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है, परंतु 5 के पश्चात शून्य आता है तो उससे पहली संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि ये भी लिखा आ जाएगा अपने पास क्या, 3.2 ही लिखा आ जाएगा। ये लो नियम के अनुसार तो यही है, ये अपन ने कर दिया है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लूं मैं 9.750 का, देखो इसमें भी देखो क्या कहा है, शून्य आता है 5 के पश्चात तो उससे पहले की संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9.7। फिर देखिएगा नंबर सी, वही लाइन वापस कॉमन पढ़ेंगे, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वह 5 है, जिस अंक को पूर्णांकित करना वह 5 है, परंतु अब 3 अलग अलग स्टेप बना दिए मैंने इसकी, परंतु 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, परंतु 5 के पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है, तो पश्चात शून्य के अलावा दूसरा अंक आता है तो 5 से पहले वाले अंक को पूर्णांकित करने के लिए, तो 5 से पहले वाले अंक को पूर्णांकित करने के लिए
तो 5 से पहले वाले अंक को पूर्णांकित करने के लिए 1 जोड़ देते हैं। एक जोड़ देते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। 12.651 ले रहा हूं मैं संख्या, 12.651 है। अब यहां आप देखो भाई, जिसे पूर्णांकित करना है, क्या कहा है, 5 से पहले वाले अंक को पूर्णांकित करना है। 5 के पश्चात शून्य के अलावा कोई अन्य अंक आ गया है तो इसमें 1 जोड़ देंगे अपन। 6 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.7 हो जाएगा। ये लो, इसी तरह से अगला एग्जाम्पल और अपन ले सकते हैं, कुछ भी संख्या लिख के ले सकते हो आप। एग्जाम्पल 3.758 ले लेता हूँ। बताइए इसका पूर्णांकित क्या होगा। 5 से पहले कितना है, 7 है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3.8। यहाँ इस तरह से अपन ने राउंड ऑफ करना डिजिट को, वो अपन ने सीख लिया है, यानी राउंडिंग ऑफ ए डिजिट वो अपन ने जान लिया है, अंकों को पूर्णांकित करना। अब अपन जानेंगे अनिश्चित संख्याओं के लिए, जिसके अंदर की, या अपन यूँ कह सकते हैं अंकगणितीय परिकल्पनाओं, अंकगणितीय जो परिकल्पना करते हैं, गुणा भाग जोड़ बाकी जो भी करते हैं, में अनिश्चितता निर्धारित करने के क्या नियम है। इसमें मुख्य रूप से काम आती है त्रुटि संयोजन के नियम, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। वो आपको अगर अच्छे से आते हैं कि जैसे किसी आयताकार सीट है, उसकी लंबाई आपको दे रखी है वैल्यू त्रुटि सहित, या यूँ कह दें कि उस उपकरण का अल्पतमांक इतना है, वो आपको दिया हुआ है, फिर उसकी चौड़ाई दे दी जाए, उपकरण का अल्पतमांक भी आपको दे दी जाए, और फिर कहा जाए कि इसके क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो वो आपको जो त्रुटि सहित ज्ञात करना है, वही आपके लिए क्या है, अनिश्चितता निर्धारण करना है। वही है जहां इसको अपन डायरेक्ट वैल्यू के रूप में लिखेंगे। कैलकुलेशन आप उसकी खुद करना, क्योंकि मैं बुक की ही संख्या लेने का प्रयास करूंगा ताकि आपके लिए आसान रहे। अब अपन जानने के लिए जा रहे हैं सार्थक अंक का लास्ट टॉपिक। देखो अपन ने क्या क्या जाना। अपन ने जाना था कि एक तो ये जाना कि सार्थक अंक होते क्या है, फिर सार्थक अंक को ज्ञात करने के नियम अपन ने जाने, फिर उसके बाद अपन ने उनकी गणितीय संक्रियाएं जानी, फिर उसके बाद अपन ने इसमें जाना इनको पूर्णांकित करना, और अब अपन जान रहे हैं अनिश्चित अंकों का निर्धारण करना, जो कि सार्थक अंक का लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद है विमीय विश्लेषण, यानी विमाओं के बारे में अपन को इसके अंदर क्या है, पढ़ना है। अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारण करने के लिए अनिश्चितता निर्धारित करने के लिए या करने के नियम, मैं केवल नियमों को लिख देता हूं। अंकगणितीय परिकलनों के परिणामों में अनिश्चितता निर्धारित करने के नियम। देखिए क्या क्या नियम हैं। नंबर 1, मैं ये मान लेता हूं कि एक पतली आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई अपन किसी मीटर स्केल से नाप रहे हैं। अगर मीटर स्केल से नाप रहे हैं किसी आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई जिसकी मोटाई नगण्य है, यानी कि अपन लंबाई और चौड़ाई को इंक्लूड कर रहे हैं, तो गौर करें जो मीटर स्केल है उसका जो अल्पतमांक है उसके तुल्य उसके अंदर त्रुटि इंक्लूड होगी 0.1। क्लियर है ये चीज़ कि 0.1 होगी। जैसे मान लिया अगर मैंने 16.2 सेंटीमीटर लंबाई को मापा है तो एक्चुअली 16.2 प्लस माइनस 0.1
सेंटीमीटर, ये उसकी लंबाई लिखी जाएगी। इसी प्रकार चौड़ाई है, अगर मैंने 4.2 सेंटीमीटर अगर मैंने चौड़ाई लिए तो एक्चुअली ये 4.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको अपन प्रतिशत त्रुटि के रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे कि जो एरर है वो उसको भिन्नात्मक त्रुटि में बदल लो। कैसे बदलेंगे भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में? एरर अपॉन में जो उसका मान है वो ये भिन्नात्मक हो गया, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में बदल जाएगी? प्रतिशत के रूप में। तो देखिए पहला अपन क्या देख रहे हैं, ये लिख दें अपन कि पतली आयताकार शीट की लंबाई व चौड़ाई मीटर पैमाने से मापने पर आयताकार शीट की लंबाई व चौड़ाई मीटर पैमाने से मापने पर, ध्यान रखना मीटर पैमाने से मापने पर। अगर यही वर्नियर कैलिपर्स कह देते तो अल्पतमांक अलग आता, स्क्रू गेज कह देते तो अल्पतमांक अलग आता, लेकिन क्या कहा है इन्होंने? मीटर स्केल कहा है, यानी कि मीटर पैमाना कहा है। तो मीटर पैमाने कहा है तो देखो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई लिखी जाएगी इसकी, अपन इससे जैसे मान लिया कि मापने पर मेरे पास 16.2 सेंटीमीटर आती है, और चौड़ाई जो मेरे पास आ रही है वही लंबाई तो 16.2 सेंटीमीटर आ गई, और अगर चौड़ाई मेरे पास 10.1 सेंटीमीटर आ रही है, मैंने वही डिजिट लिए जो आपकी NCERT बुक में दे रखी है ताकि आपके लिए आसान रहे, क्योंकि एजिट संख्याएं आ जाती है। तो देखो लंबाई 16.2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10.1 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में क्या ये यही मान लिखा जाएगा? नहीं, इनको इनके अल्पतमांक सहित लिखेंगे। आयताकार शीट की लंबाई व चौड़ाई मीटर पैमाने से मापने पर लंबाई ये और चौड़ाई वे इतनी प्राप्त होती है। तो देखिए लंबाई को अब लिखा जाएगा L को 16.2 प्लस माइनस, क्योंकि इसमें एरर कितनी है? 0.1। किसके रूप में है? सेंटीमीटर के रूप में। भाई ऐसे तो लिखेंगे अपन इसे, यानी कि सेंटीमीटर। ये लो सेंटीमीटर में मापा है आपने। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 16.2 प्लस माइनस। अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी अप्रॉक्स 0.6%। ये लो भाई, ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसा कैसे भाई? आप ऐसे कीजिए 0.1 अपॉन में 16.2 इंटू 100 करो, लगभग 0.6 ही आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो देखो भैया B इज इक्वल टू 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या इसे लिखा जा सकता है 10.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस ये है 0.1, यानी 0.1 अपॉन में 10.1 इंटू 100, यानी कि 100/101, 100/101, यानी कि ये वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी लगभग 1% मान लो। ये लो, यहाँ मेरे पास ये L और B दोनों आ गए। अगर मैं त्रुटि संयोजन के नियम से इनके मापों के गुणनफल की त्रुटि देखूं तो वो क्या आएगा? देखो यहाँ अपन ये लंबाई मेरे पास आ गई, ये चौड़ाई आ गई। अब मैं क्या देख रहा हूँ? इनका गुणनफल, यानी इनका क्षेत्रफल देख रहा हूँ सीट का। सीट का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो त्रुटि संयोजन के नियमानुसार त्रुटि संयोजन के नियमानुसार मापों के गुणनफल की त्रुटि के नियमानुसार
त्रुटि संयोजन के नियमानुसार, त्रुटि संयोजन के नियमानुसार मापों के गुणनफल की त्रुटि, मापों के गुणनफल की त्रुटि। अब देखिए मापों के गुणनफल की क्या त्रुटि होगी, ये लंबाई इंटू चौड़ाई में ले रहा हूँ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो देखिए भैया इसको और इसको आप गुणा कीजिए, तो त्रुटियों का संयोजन अपन पढ़ चुके हैं। जब अपन याद करो a इंटू बी लेते थे तो डेल्टा a अपोन में a प्लस माइनस डेल्टा b अपोन में b, इसी तरह से लिखा आता था। तो यहाँ अपन इसे भी इस प्रकार से जब इनको कैलकुलेट करेंगे उस नियम के अनुसार, ये मान के चलो ये लंबाई है, ये चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये आपके पास होगा 16.2 को 10.01 से मल्टीप्लाई तो वह 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से जो त्रुटि हो जाएगी ये हो जाएगी 1.6 है, 0.6 ये रही, 1 ये रही, 1.6 ये अपने पास लिखा गई, 1.6% कह देते हैं अपन इसे, इस रूप में आ जाएगा। या इसे ही कहा जा सकता है 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर या एक साथ भी ले सकते हैं, या प्लस माइनस कर दो आप इसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो। और अगर इसके अपन जो कह दें अपन राउंडिंग ऑफ ए डिजिट अगर करते हैं, अंकों को अगर पूर्णांकित करते हैं, तो गौर करो इसे मैं लिख सकता हूँ 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया भाई, तो ये आ गया। तो देखो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि लंबाई में त्रुटि तो इतनी थी, चौड़ाई में इतनी थी, और क्षेत्रफल में कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ यूँ कह सकते हैं यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ रही है अपने पास आयताकार सीट के क्षेत्रफल के आकलन में की गई त्रुटि या अनिश्चितता है। तो देखो यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार सीट के क्षेत्रफल के मापन, यहाँ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आयताकार सीट के क्षेत्रफल के मापन में की गई, के मापन में की गई त्रुटि या अनिश्चितता है। ये लो, ये पहला तो अपन ने जान लिया है। अब 2 नियम और अपन इसके जान लें ताकि ये टॉपिक अपना पूरा हो जाए और अपन इसके सवाल करें। आप इसको देखो, इस संख्या के रूप में ही नियम को अपन को समझना है, डिजिट के रूप में ही पहले नियम को, कि अगर अपन त्रुटियों के संयोजन का यूज कर रहे हैं। एक एग्जांपल लिया है मैंने किसी आयताकार सीट, ये संख्या कोई जरूरी नहीं यही डिजिट आप लें, आप संख्याएं दूसरी भी ले सकते हैं। मैंने तो आपकी बुक वाला जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है, आप इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है यही संख्या हो। देखिए भी पहला पॉइंट अपन ने जान लिया था। नंबर सेकंड की अपन बात करें, दूसरा क्या नियम कह रहा है, यदि किसी प्रायोगिक आंकड़ों के समुच्चय में यदि किसी प्रायोगिक आंकड़ों
के समुच्चय में, यदि किसी प्रायोगिक आंकड़ों के समुच्चय में n सार्थक अंकों का उल्लेख है, स्मॉल n सार्थक अंकों का उल्लेख है, तो आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त परिणाम में भी n सार्थक अंकों तक वैध मानेंगे, यानी उसको वैलिड मानेंगे। n सार्थक अंकों का उल्लेख है तो आंकड़ों के संयोजन से प्राप्त परिणाम में भी n सार्थक अंकों तक वैलिड मानेंगे, उसे वैध मानेंगे। तो उसे n सार्थक अंकों तक क्या मानेंगे अपन, वैध मानेंगे। अब देखो कोई सी भी एक संख्या लेके देखें, जैसे मान लिया, कोई सी भी मैं संख्या ले रहा हूं, जैसे 14.8 ग्राम है, बुक का ही एग्जांपल लेता हूं। 14.8 ग्राम है, ग्राम को जी से भी केवल रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। इस ग्राम के अंदर से मैंने माइनस किया है 5.06 को। 5.06 को अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 9.74 ग्राम। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब आप जरा गौर कीजिए, अब यहाँ पर ये इसको मैं पूर्णांकित अगर करता हूँ तो ध्यान रहे n सार्थक अंकों का अगर उल्लेख है तो परिणाम में भी n ही सार्थक अंक आने चाहिए। देख लो आप, जितने सार्थक अंक यहाँ हैं तो यहाँ पर भी यही आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, एक्चुअली सार्थक अंकों को अगर हल करते हुए देखें तो ये हो जाएगा 9.7। भाई 2 हो गए ना, ये अपने पास आ गया है वैल्यू 9.7। एक एग्जाम्पल और अपन ले सकते हैं अपन चाहे तो, चलो ये इतना ही काफ़ी है। तीसरा और देख लो आप, तीसरा और लास्ट क्या आता है, ये कहता है किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि, किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि का मान, आपेक्षिक त्रुटि का मान किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि का मान सार्थक अंकों की संख्या n में तथा दी गई संख्या पर निर्भर करता है। किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि का मान सार्थक अंकों की संख्या का मान, सार्थक की संख्या, स्मॉल n ले लो, सार्थक अंकों की संख्या, किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि का मान, सार्थक अंकों की संख्या स्मॉल n में तथा और साथ के साथ तथा दी गई संख्या पर निर्भर करता है, तथा दी गई संख्या पर निर्भर करता है। ये अपन को दिया गया है। अब देखिएगा, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करें, जैसे कि 1.02 है, आपको कोई द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम है, 1.02 ग्राम के मापन में यथार्थता, के मापन में यथार्थता की अगर बात करें तो देखिए ये कितनी आएगी भैया, 1.02 यानी कि प्लस माइनस 0.01 ग्राम होगी। यही तो मापन में यथार्थता होगी।
अगर मैं इसकी आपेक्षिक त्रुटि देखूं, इसलिए 1.02 में आपेक्षिक त्रुटि देखो, अगर इसमें आपेक्षिक त्रुटि देखें तो अपन कैसे लेंगे भैया, त्रुटि है प्लस माइनस 0.01 बटे में उसका मान है 1.02। अगर इसे प्रतिशत के रूप में बदलना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1%। ये लो, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट आ गया, नंबर सेकेंड, ताकि ये बोर्ड पूरा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और अपन ले सकते हैं। मैं जैसे कि मान लिया कि ये दे दिया जाए संख्या 9.89 ग्राम में, अगर आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है तो भैया कैसे आएगी, देखो इसमें त्रुटि क्या होगी, वही 0.01। भाई जो इसमें थी ग्राम के मापन की त्रुटि तो वही होती है 0.01, तो ये मैं ले दूंगा प्लस माइनस 0.01 अपॉन में जो वैल्यू आपके पास आई है 9.89 इंटू 100। तो अब इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आती है प्लस माइनस 0.1%। यानी आपने देख लिया कि किसी संख्या के मान में आपेक्षिक त्रुटि का मान सार्थक अंकों की संख्या और दी गई संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ अपन ने ये क्वेश्चन भी एक तरह सोल्व कर लिया। अब अपन इस पर यानी कि इस टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, सार्थक अंक के सारे पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए हैं। अब इस पर आधारित जो अपनी बुक के अनसोल्ड क्वेश्चन, ध्यान रखना 3 इसमें सोल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन 3 सोल्ड एग्जाम्पल को, बुक के जो 3 सोल्ड एग्जाम्पल उनको आप हल करें। मैं जो अनसोल्ड क्वेश्चन है 3 उनको मैं सोल्व करता हूँ। क्या कहा मैंने, 3 सोल्ड एग्जाम्पल सार्थक अंकों पर दे रखे हैं, जहाँ सार्थक अंक शुरू हो रहा है विमीय विश्लेषण चालू हो रहा है उससे उसके बीच में है। उन सार्थक अंक वाले तीनों एग्जाम्पल को आप सोल्व करें और जो अनसोल्ड क्वेश्चन है तीनों उनको मैं सोल्व करता हूँ।